बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर। आज हम लोग फ़र्स्ट ईयर का जो रिमेनिंग लेक्चर था हमारा उसको कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और हमने यहाँ पे ये बताना था कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज़म को बनाने के लिए हमें कौन कौन से लेवल्स में से गुज़रना पड़ता है। तो उसी को ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें हमने मॉलिक्यूलर लेवल तक पढ़ लिया था। तो आज हम लोग इसकी कंटिन्यूएशन में आगे नेक्स्ट चलते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट लेवल आ रहा है, उस नेक्स्ट लेवल के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गेनल लेवल। तो ये हमारे पास आ जाएगा ऑर्गेनल लेवल। तो ऑर्गेनल लेवल जो है, इसको आप लोग कैसे डिफाइन करेंगे? आप लोग इसमें ये बताएंगे कि व्हेन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड in a particular way, ठीक है। यानी ऑर्गेनल्स जो हैं, ऑर्गेनल्स के अंदर डिफरेंट तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अरेंज होते हैं और वो दे फॉर्म ऑर्गेनल। अब ये जो ऑर्गेनल्स हैं ये मुख्तलिफ मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं और ये कोई ना कोई सेल के अंदर जो है ये एक कोई ना कोई डिफरेंट काम जो है ये कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे मुख्तलिफ किस्म के जो ऑर्गेनल्स जो सेल के अंदर मौजूद होते हैं, कई आप पढ़ भी चुके हैं पहले भी, जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स हैं। तो ये जो इस तरह के जो ऑर्गेनल्स हैं ये डिफरेंट मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं। और ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि जो ऑर्गेनल्स होते हैं इनके अंदर लेबर ऑफ डिवीज़न भी पाई जाती है। लेबर ऑफ डिवीज़न का मतलब ये होता है कि ये अपना अपना काम जो है सेल के अंदर संभालते हैं। जैसे एक मुल्क है, एक कंट्री है, उस कंट्री के अंदर पुलिस का अपना एक रोल होता है, डॉक्टर्स का एक अपना रोल होता है, आर्मी का अपना रोल होता है। इसी तरह हर सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं दे आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। क्योंकि इसने एटीपी फॉर्मेशन करनी होती है, एनर्जी। इसी तरह राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम्स का जो मेन फंक्शन है वो प्रोटीन सिंथेसिस के हवाले से होता है। तो ये इस तरीके से ये जो ऑर्गन्स हैं ये सेल के अंदर फंक्शंस, जो ऑर्गेनल्स हैं ये सेल के अंदर फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये जो लेवल हो जाएगा इसको आप लोग कहेंगे ऑर्गेनल लेवल। ऑर्गेनल लेवल के बाद जो नेक्स्ट लेवल आपके पास आएगा उसको आप लोग बोलेंगे सेल लेवल। तो जो सेल लेवल है इसको आप इसी से ड्राइव कर लें कि व्हेन डिफरेंट ऑर्गेनल्स combine together they form cell। भाई सिंपल सी बात है, जब डिफरेंट ऑर्गेनल्स आपस में अटैच हो जाएंगे तो अटैच होने के बाद ये बना देंगे सेल। तो सेल जो है इसी तरह से, जैसे ये देखें, ये सेल मेम्ब्रेन आ गया, ये न्यूक्लियस आ गया, ये देखें यहाँ पे आ जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑर्गेनल आ गया, यहाँ पे गोल्जी ऑर्गेनल आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनल आ गया, राइबोसोम ऑर्गेनल आ गया। तो आपने देखा जब सारे के सारे ऑर्गेनल्स जो हैं आपस में अटैच हो जाते हैं तो वो बना देते हैं सेल्स। तो सेल जो हैं, सेल इज़ द बेसिक structural
एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी इसके बगैर जो है लाइफ का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। जैसे हमने शुरू में बता दिया था कि लिविंग ऑर्गेनिज़म उसी टाइम ही लिविंग ऑर्गेनिज़म है कि अगर वो एक या एक से ज़ायद जो है सेल्स पे मुश्तमिल है। तो ये आप लोगों ने बता देना है। अब दुनिया में बहुत से आपको जानदार मिलेंगे, जो ऑर्गेनिज़म्स ऐसे मिलेंगे दुनिया के अंदर जो सिर्फ़ और सिर्फ एक सेल पे भी मुश्तमिल है, ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया है, जैसे कि यीस्ट है, ये एक सेल पे मुश्तमिल है। ऐसे जानदारों को जो एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं उनको हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म बोलते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स के बने होते हैं। मिसाल के तौर पे प्लांट्स हैं, मिसाल के तौर पे ह्यूमन है, फंजाई है। ऐसे जो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म बोलते हैं। तो एक तो हो गया सेल्स की मिकदार के हवाले से कि अगर एक सेल पे मुश्तमिल हैं तो यूनिसेलुलर, और एक से ज़ायद सेल्स पे मुश्तमिल हैं तो मल्टी सेलुलर। इसी तरह न्यूक्लियस या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स के होने की वजह से या ना होने की वजह से सेल को हम लोग मज़ीद दो हिस्सों में तकसीम भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे सेल्स को हम लोग दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक को हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक्स या प्रोकैरियोट्स कह लें, और एक को हम लोग कहते हैं यूकैरियोट्स। तो ये हो जाएंगे यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के अंदर एक तो ये बात है कि इसके अंदर डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस जो है, इनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होता है, दे लैक डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। जबकि यूकैरियोट्स के अंदर हमेशा जो है एक डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस जो होगा वो प्रेजेंट होगा। तो आप लोगों ने इसके अंदर ये बता देना है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, बैक्टीरिया की एग्जांपल ले लेते हैं। ये आप देख लें, ये बैक्टीरिया का डीएनए है, लेकिन इसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, और वैसे भी बैक्टीरिया के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होता। जबकि यूकैरियोट्स के अंदर जो है, एक तो पहली बात तो एक वाज़े न्यूक्लियस होगा। इस वाज़े न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटीरियल यानी डीएनए मौजूद होगा। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं। तो इसी वजह से इनको हम लोग कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर बैक्टीरिया आ जाएंगे, जितने भी बैक्टीरिया हैं वो प्रोकैरियोट्स में आ जाते हैं। और यूकैरियोट्स के अंदर आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। इसके अंदर प्लांट सेल्स की, एनिमल सेल या इसमें ह्यूमन सेल्स की बात कर सकते हैं, तो ये इसके अंदर आ सकते हैं। फंजाई सेल भी आ सकते हैं, तो ये यूकैरियोट्स में आ जाते हैं। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर बता देना है सेल्स के हवाले से। नेक्स्ट लेवल की तरफ अगर आगे चलें तो उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है हमारे पास, उसको हम लोग कहते हैं टिश्यू लेवल। तो जो टिश्यू लेवल होता है, तो टिश्यू लेवल को कैसे डिफ़ाइन करना है? टिश्यू लेवल को आपने डिफ़ाइन यूं करना है कि व्हेन सिमिलर सेल्स combine together, when similar cells combine together, तो जब एक जैसे सेल्स जो हैं आपस में मिलते हैं in the form of bundles और शीट्स। तो शीट्स, जब ये बहुत से बंडल्स यानी एक जैसे सेल जब आपस में मिल जाते हैं तो ये बन जाता है टिश्यू लेवल। तो टिश्यू लेवल में आप लोगों ने इसको बयान कर देना है। तो मिसाल के तौर पे एक डायग्राम देख लेते हैं। जैसे ये देखें, ये एक सेल है, एक ही तरह का सेल है, इसके साथ एक और सेल मिल गया, इसी तरह इसके साथ एक और सेल मिल गया। जब इस तरह के बहुत से सेल्स जो हैं एक शीट की सूरत में और मिलेंगे तो ये बन जाएगा टिश्यू लेवल। तो टिश्यू में ज़ाहिरी बात है जो फंक्शन सेल का होगा
तो सब मिलके जो काम करेंगे वो भी टिश्यू का भी काम वही होगा। मिसाल के तौर पे अगर एक पुलिसमैन का काम जो है चोर को पकड़ना है, तो इसी तरह जब बहुत से पुलिस वाले मिल जाएंगे, एक जैसे पुलिस वाले सारे हो गए, तो वो भी सब के सब मिलके क्या करेंगे, चोरों को ही पकड़ेंगे, तो इनका फंक्शन भी सेम ही होगा। तो ये आप लोगों ने बता देना है। बहुत से सेल्स जो हैं, टिश्यूज़ हैं जो उनसे बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पे ग्लैंड्यूलर टिश्यूज़ हैं, ग्लैंड्यूलर टिश्यूज़। अब ग्लैंड्यूलर टिश्यूज़ का काम क्या है, इनका काम ये है सेक्रीशंस। इसी तरह प्लांट के अंदर अगर बात करें, जाइलम टिश्यू है। अब जाइलम टिश्यूज़ का काम क्या है कि ये कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स जो है रूट से पत्तों तक पहुंचाते हैं। इसी तरह फ्लोएम टिश्यूज़ हैं, फ्लोएम टिश्यूज़। और फ्लोएम टिश्यूज़ का काम क्या होता है कि कंडक्शन ऑफ फूड, यानी जो फूड प्लांट बनाता है उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजना, ये फ्लोएम टिश्यू का काम है। नर्वस टिश्यूज़ हैं, ह्यूमन के अंदर हैं, जानवरों के अंदर हैं, मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह भेजना। तो गर्ज हुआ क्या कि जब एक जैसे टिश्यूज़ जब अब सेल्स मिलते हैं तो टिश्यूज़ बन जाते हैं, और ये टिश्यूज़ की हमने एग्जांपल्स भी आपके सामने दे दी हैं। उसके बाद टिश्यूज़ के बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है उसके अंदर हम लोग एग्जांपल देते हैं, उसको हम लोग कहेंगे सेल लेवल हो गया, उसके बाद टिश्यू लेवल हो गया, और उसके बाद हमारे पास 6 नंबर पे जाके आ जाएगा ऑर्गन लेवल। अब ऑर्गन लेवल बनेगा। अब यहाँ पे ऑर्गन लेवल में आपने किस तरह डिफाइन करना है कि व्हेन different tissues combine together, when different tissues combine together to perform particular function, they form organ level। तो ये बन जाएगा ऑर्गन लेवल। तो देखिए, अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो, डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल मिले तो बन गया एटम, सेम और डिफरेंट एटम्स मिले तो बन गया मॉलिक्यूल, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मिले तो बन गया ऑर्गेनल, डिफरेंट ऑर्गेनल्स मिले तो बन गया सेल, सेम सेल्स मिले तो बन गया टिश्यू। अब डिफरेंट टिश्यूज़ मिले तो क्या बन जाएगा, ऑर्गन बन जाएगा। तो ऑर्गन जो हैं वो डिफरेंट टिश्यूज़ के मिलने की वजह से जो हैं ये इसके अंदर जो हैं वो आते हैं। मिसाल के तौर पे इसके अंदर इसको कंटिन्यू रखते हैं हम लोग कि इसमें अगर आप लोग ऑर्गन लेवल की अगर आप एग्जांपल लेना चाहें तो ऑर्गन बॉडी के अंदर बहुत से हैं। तो एग्जांपल के अंदर हम लोग स्टमक की एग्जांपल दे सकते हैं, हम लोग हार्ट की एग्जांपल दे सकते हैं। अब स्टमक की एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो स्टमक की एग्जांपल में हम एक डायग्राम छोटी सी बना लेते हैं। ये देखें, ये एसोफेगस आ गया, ये हमारे पास स्टमक आ गया। अब इसके अंदर जो टिश्यूज़ अवेलेबल हैं ऑर्गन इसको स्टमक को बनाने के लिए, तो सबसे ये जो बाहर वाले ये देखें, ये एक जैसे सेल्स हैं, ये एक जैसे सेल्स हैं, इनको हम लोग बोल देंगे मस्कुलर टिश्यू। ये हो जाएंगे मस्कुलर टिश्यू हो जाएंगे। और अंदरूनी दीवारों की तरफ जो सेल्स अवेलेबल हैं, एक जैसे सेल्स हैं, और एक जैसे सेल्स मैंने अभी आपको बताया है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। तो ये आ जाएगी सेक्रीटरी एपिथीलियम, सेक्रीटरी एपिथीलियम। तो ये आ जाएगा। अब होता क्या है कि वेन एवर द फूड एंटर्स इनटू द स्टमक, तो जैसे ही खुराक स्टमक में दाखिल होती है, स्पेशली द प्रोटीन पार्ट, तो क्या होता है कि अंदर वाले जो सेक्रीटरी एपिथीलियम हैं वो इस पे मुख्तलिफ एंजाइम्स जो हैं, वाटर एंजाइम, म्यूकस, ये इस पे रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से ये डाइजेस्ट हो जाती है और ये लार्ज पार्टिकल्स जो हैं स्मॉलर पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। सिमिलरली जो बाहर मस्कुलर टिश्यूज़ हैं ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से अच्छी तरह से जो एंजाइम्स हैं
वो प्रोटीन के साथ क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, और मिक्स होने से क्या होगा, अच्छे तरीके से फूड की डाइजेशन पॉसिबल होगी। और साथ साथ जब ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स होंगे तो जो डाइजेस्टेड फूड होगी उसको पोस्टीरियर एंड यानी आगे भी धकेल दिया जाएगा, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में धकेल दिया जाएगा। तो इस लिहाज से इसको हम लोग कहेंगे ऑर्गन्स। तो आपने देखा कि ऑर्गन बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पे 2 डिफरेंट तरह के जो टिश्यूज़ हैं वो अवेलेबल हैं। तो अभी हमने कहा कि अगर आपने ऑर्गन बनाना है तो ऑर्गन कैसे बनता है कि व्हेन डिफरेंट टिश्यूज़ कंबाइन टुगेदर। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर बता देना है टू फॉर्म एन ऑर्गन। तो ऑर्गन जो होता है ये इसके अंदर जो डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं दे परफॉर्म रिलेटेड फंक्शंस, नॉट सेम फंक्शन एक्चुअली, द रिलेटेड फंक्शन, यानी उनका मकसद एक ही होता है। हालांकि सेक्रेटरी एपिथेलियम क्या रिलीज़ कर रहा है, सेक्रेटरी एपिथेलियम रिलीज़ कर रहा है एंजाइम्स वगैरह, जबकि मस्कुलर क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट। दोनों के काम मुख्तलिफ हैं लेकिन उनका पर्पस एक है और वो है डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, जैसे एक घर के अंदर आप एग्जांपल ले लें, घर में वालिदैन होते हैं, वालिद साहब का अमूमी तौर पे जो काम होता है बाहर जाना, जॉब करना, घर में लाके पैसे लाके देना ताकि बच्चों की अच्छी तालीम व तरबियत और घर को अच्छी तरीके से चलाया जा सके। वालदा आम तौर पे घरों में होती हैं, हाउस वाइफ होती हैं, तो वो घर में घर के जो मामूलात हैं उनको संभालती हैं। लेकिन दोनों के जो काम हैं वो हैं तो डिफरेंट, लेकिन दोनों का जो पर्पज़ है, दोनों का जो मोटिव है वो सेम है कि घर को अच्छे तरीके से चलाना और बच्चों की अच्छे तरीके से तालीम व तरबियत करना। तो जो टिश्यूज़ होते हैं वो भी ऐसे ही काम करते हैं, बेशक उनके काम डिफरेंट हैं लेकिन उनका मकसद जो है वो उनका रिलेटेड फंक्शन में वो आ जाएगा। मकसद यही है कि फूड को डाइजेस्ट। तो इसी तरह ऑर्गन जो है ये काम कर रहे होते हैं। साथ साथ ऑर्गन जो है, ऑर्गन की एक और बहुत बड़ी खूबी ये है कि इट परफॉर्म इट्स फंक्शन बोथ क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली। क्वालिटेटिव मेयार, क्वांटिटी मिकदार, यानी जो उसका क्वालिटी का काम है फूड की डाइजेशन वो ये कर देगा। यानी अगर स्टमक की बात करें, स्टमक के अंदर प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स और पेप्टोन्स में तकसीम कर दिया जाता है, ये इसका फंक्शन है, क्वालिटी है ये इसकी। और क्वांटिटी का मतलब ये है कि प्रोटीन कम हो, प्रोटीन ज़्यादा हो उसकी मिकदार, तब भी उसने उसको पॉलीपेप्टाइड और पेप्टोन्स के अंदर तकसीम करना ही करना है। तो बहुत क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली ये अपना काम जो है ये परफॉर्म करते हैं। तो ये आप लोगों ने इसमें बता देना है ऑर्गन लेवल के अंदर। उसके बाद ऑर्गन लेवल के बाद जो हमारे पास जो नेक्स्ट जो लेवल हमारे पास आ रहा है उसको हम लोग कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। तो यहाँ पे हम लोग ऑर्गन सिस्टम की बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन से नेक्स्ट लेवल आ गया ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल को बयान वैसे ही करते हैं जैसे आप लेते आ रहे हैं कि व्हेन डिफरेंट ऑर्गन्स combine together, when different organs combine together but having the related functions, तो उनका जो फंक्शन है वो क्या हो, रिलेटेड फंक्शन हो, मकसद उनका एक ही हो, तो फिर वो बन जाएगा ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो ये बन जाएंगे ऑर्गन सिस्टम। अब बात यहीं पे फिर आ जाएगी कि अगर आप बात करें बॉडी के अंदर, एग्जाम्पल दे देते हैं फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ऑर्गन सिस्टम कैसे। तो एग्जाम्पल के अंदर एक एग्जाम्पल दे देते हैं यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, अब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बहुत से ऑर्गन्स मिल जाएंगे, काम मकसद उनका जो है वो पर्पस जो है उनका एक ही होगा। काम बेशक वो डिफरेंट करेंगे लेकिन मकसद एक होगा। मिसाल के तौर पे ओरल कैविटी, डाइजेस्टम में ओरल कैविटी। अब ओरल कैविटी में खुराक को बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में तकसीम करना, उस फूड को नरम करना, मॉइस्ट करना, उसको स्लिपरी करना, ये ओरल कैविटी का काम है। फिर ये एक ऑर्गन हो गया। फिर उसके बाद आ गया एसोफेगस।
एसोफेगस जो है पढ़ा होगा आपने, पेरिस्टालसिस के ज़रिए खुराक को पहुंचाने के काम आता है, कहाँ तक, स्टमक के, ये अलग से एक ऑर्गन हो जाएगा। इसी तरह स्टमक के अंदर डिफरेंट तरह के एंजाइम्स होंगे, वहाँ पे प्रोटीन पार्ट को डाइजेस्ट किया जाएगा। फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में डिफरेंट तरह के एंजाइम्स होंगे, खुराक को मज़ीद जो है ब्रेक डाउन किया जाएगा। फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, तो कहीं पे खुराक जो है वो डाइजेस्ट होगी, कहीं एब्जॉर्ब होगी। तो मकसद कहने का ये है कि अल्टीमेटली ये तमाम चीज़ें मिलके क्या बना देंगी, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो क्या हुआ कि हर ऑर्गन ने डिफरेंट काम किया, ओरल कैविटी ने अलहदा काम किया, स्टमक ने अलहदा काम किया, एसोफेगस ने अलहदा काम, लेकिन पर्पस क्या था, मकसद क्या था? काम डिफरेंट है लेकिन मकसद सेम है, द डाइजेशन ऑफ फूड, द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर बता देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास जो लेवल आता है, उस लेवल को हम लोग कहते हैं इंडिविजुअल लेवल। तो कोई भी ना कोई अब इंडिविजुअल बन जाएगा। अब पहली दफ़ा है कि आप किसी मुकम्मल जानदार को यहाँ पे देखेंगे, तो ये आ जाएगा इसमें इंडिविजुअल लेवल। तो इंडिविजुअल लेवल की डेफिनेशन इंतहाई आसान हो जाएगी। अब वही सेम पैटर्न को फॉलो रखें। व्हेन डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स कंबाइन टुगेदर, जब मुख्तलिफ जो है ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है किसी जानदार में इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो बन जाता है इंडिविजुअल लेवल। मिसाल के तौर पे इंसान की एग्जांपल ले लेते हैं, ह्यूमन की एग्जांपल ले लें। अब ह्यूमन के अंदर आपको पता है डाइजेस्टिव सिस्टम भी है नंबर 1, इसके अलावा इसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है, इसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम भी है, इसके अंदर नर्वस, बहुत से सिस्टम्स हैं। तो ये तमाम के तमाम जब सिस्टम्स मिले हैं तब हमने उसको कह दिया एक इंसान, एक ह्यूमन। तो ये आप लोगों ने बता देना है। तो यानी इंडिविजुअल बन गया। अब इंडिविजुअल जो हैं, अब ज़रूरी नहीं है कि हर इंडिविजुअल एक जैसा हो। जैसे एक काऊ है, वो भी एक इंडिविजुअल है क्योंकि उसके अंदर भी सारे के सारे सिस्टम्स हैं, उसकी अपनी स्पेसिफिसिटी है। ह्यूमन के अंदर अपने इंडिविजुअल सिस्टम्स हैं, उसकी अपनी इंडिविजुअलिटी है। तो हर जानदार की इंडिविजुअलिटी अपनी अपनी होती है, लेकिन बनते जितने भी एनिमल्स हैं वो इसी तरह से ही बनते हैं। तो डिफरेंट जो हैं ऑर्गन सिस्टम्स जब अटैच हो जाएंगे तो वो इस तरीके से इसके अंदर बन जाएंगे। तो ये आप लोगों ने बताना है। साथ साथ आपने ये भी बताना है कि इनके अंदर तमाम जितने भी सिस्टम्स हैं, स्पेशली ह्यूमन के अंदर, ये ऑल द सिस्टम्स आर वेल कोऑर्डिनेटेड। इनके अंदर कोऑर्डिनेशन होती है, वेल कोऑर्डिनेटेड। कोऑर्डिनेटेड का मतलब राब्ते में होती है। अगर आप कभी सोचें ये कैसे, राब्ता कैसे, वो ऐसे कि एक शख्स जो है वो रनिंग कर रहा है, वो भाग रहा है। जब वो रनिंग करेगा तो और क्या क्या चीज़ उसमें तब्दीलियाँ होंगी। सबसे पहली बात यह है कि रनिंग के दौरान उसका जो सांस है, यानी रेस्पिरेशन, रेट ऑफ रेस्पिरेशन है, वो बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन सिर्फ सांस की रफ्तार ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि साथ साथ उसका जो सर्कुलेशन है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। साथ साथ और भी कुछ चेंज आएगा। मिसाल के तौर पे उसको स्वेटिंग स्टार्ट हो सकती है। तो मकसद ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि रनिंग के साथ बाकी चीज़ें भी कोऑर्डिनेटेड हैं और एक चीज़ दूसरे के साथ भी कोऑर्डिनेटेड होती है। इनका फ़ायदा क्या है? देखिए, एक शख्स भाग रहा है, उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। ज़्यादा एनर्जी उसको कैसे मिल सकती है कि अगर उसकी ग्लूकोज जल्दी से जल्दी ब्रेक डाउन हो। अब ग्लूकोज कैसे ब्रेक डाउन होगी? उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो सबसे पहले सांस की रफ्तार तेज़ होगी, उसकी इन्हेलेशन जो है वो फास्ट हो गई, ताकि जल्दी जल्दी ऑक्सीजन ब्लड में जाए। ब्लड उसको लेके सर्कुलेशन क्यों तेज़ हुई? ताकि तेज़ सर्कल में घूमे ब्लड और हर सेल को जाके जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन दे और जल्दी से जल्दी सेल जो हैं उसको ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ मिला के उसको ब्रेक डाउन करे, और ताकि उस ऑर्गेनिज़म को, उस जानदार को, इंसान को जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी अवेलेबल हो सके। तो आपने देखा कि तमाम चीज़ें जो हैं आपस में कोऑर्डिनेटेड होती हैं। अब कोऑर्डिनेटेड के हवाले से अगर आप देखें
तो इसमें आप ये भी बता सकते हैं कि इनमें जो कोऑर्डिनेशन होती है, कोऑर्डिनेशन ख़ास तौर पे इंसानों में, ख़ास तौर पे जानवरों के अंदर कोऑर्डिनेशन दो तरह से होती है। एक को हम लोग कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, और एक को हम लोग कहते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन, नर्वस कोऑर्डिनेशन। अब आपने बता देना है कि जानवरों के अंदर, स्पेशली ह्यूमन के अंदर, दो तरह की कोऑर्डिनेशन होती हैं, एक केमिकल कोऑर्डिनेशन और एक नर्वस कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन को आप लोग हार्मोनल कोऑर्डिनेशन भी या हार्मोनल कंट्रोल भी कह सकते हैं। इसमें हार्मोन रिलीज़ होते हैं पूरी बॉडी में और वो एक दूसरे सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं। नर्वस में न्यूरॉन्स के ज़रिए मैसेज एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तभी ये आपस में राब्ते में रहते हैं। प्लांट्स क्योंकि थोड़े से सिंपल होते हैं, लिहाजा इसी वजह से प्लांट्स के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन पाई जाती है, केमिकल कोऑर्डिनेशन पाई जाती है। तो प्लांट्स के अंदर जो है वो नर्वस कोऑर्डिनेशन या न्यूरॉन्स वगैरह अवेलेबल नहीं होते। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर बता देना है। एनिमल्स के अंदर भी कोऑर्डिनेशन, तो आपने बता दिया कि ये जितने भी इनके अंदर जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो आपस में कोऑर्डिनेशन में होते हैं। और एनिमल्स के अंदर जो कोऑर्डिनेशन होती है वो दो तरह से, नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन की वजह से, जबकि प्लांट के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन पाई जाती है। तो जब ये एक इंडिविजुअल बन गया तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल आ जाता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन लेवल। तो पॉपुलेशन बन जाती है। तो पॉपुलेशन क्या हुआ उसमें आप ये बताएंगे, द ग्रुप ऑफ सेम स्पीशी एट द सेम टाइम एंड सेम प्लेस। ठीक है, अगर एक जैसी स्पीशी एक ही जगह पे और एक ही वक्त पे मौजूद हो तो उसको हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन। सिंपल सी एग्जांपल है कि अगर आप लोगों की बायोलॉजी की क्लास है से वहाँ पे 40 नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, अब वो सारे के सारे एक ही स्पीशी से ताल्लुक़ रखते हैं और एक ही क्लास में बैठे हुए हैं, प्लेस भी वही होगी और उसी टाइम लेक्चर भी चल रहा है, टाइम भी वही हो गया, तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन के लिए स्पीशी का सेम होना और एक ही टाइम में और एक ही जगह पे मौजूद होना जो है वो ज़रूरी होता है। तो ये आप लोगों ने इसमें पॉपुलेशन का बता देना है। अच्छा, इसमें अक्सर बच्चे ये पूछते हैं कि जी टाइम और प्लेस का हम ये भी तो कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ सेम स्पीशी, तो भी पॉपुलेशन। तो सेम टाइम और प्लेस की बात क्यों करते हैं, उसकी वजह होती है। उसकी वजह ये होती है कि टाइम और स्पेस के हवाले से जो है पॉपुलेशन चेंज हो जाती है। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें 1947 की, 1947 में अगर देखें तो पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन थी वो रफली 4 करोड़ या 5 करोड़ थी, कुछ इस हिसाब से। उसमें ईस्ट पाकिस्तान भी था। अब क्या हुआ, यहाँ पे मैंने टाइम भी बता दिया, मैंने पाकिस्तान भी बता दिया कि पाकिस्तान में बांग्लादेश भी था, पाकिस्तान भी था, टाइम भी बता दिया। लेकिन आज अगर हम देखें 2020 में, आज पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो मोर देन 21 करोड़ तकरीबन बनती है। तो अब क्या हुआ, लेकिन आज उसके अंदर बांग्लादेश शामिल नहीं है। अब क्या हुआ, वक्त गुजरने के साथ जो है प्लेस भी बदल गई और प्लेस पहले से छोटी हो गई। तो मतलब ये है कि जब टाइम बदलता है, वक्त बदलता है, तो स्पेस भी बदल जाती है, इसी वजह से पॉपुलेशन भी बदल जाती है। तो इस लिहाज से ये हो जाएगा। इसी तरह एक क्लास है, स्कूल है, कॉलेज है, उसमें 8 to 2 o'clock क्लास चल रही है, वो एक पॉपुलेशन बनी हुई है, लेकिन रात के 10 बजे वहाँ कोई भी नहीं होगा। तो टाइम चेंज तो पॉपुलेशन चेंज, तो प्लेस चेंज तो पॉपुलेशन चेंज हो जाती है। इसी वजह से हम टाइम का और पॉपुलेशन के साथ साथ इसका जिक्र करते हैं। अब पॉपुलेशन जो है इसके चंद एक एट्रीब्यूट्स भी हैं, पॉपुलेशन के साथ चंद एक एट्रीब्यूट्स, इनकी खूबियाँ भी आ जाती हैं। ये एट्रीब्यूट्स बताना बहुत ज़रूरी है। ये अक्सर औक़ात MCQs में पूछ लिया जाता है, या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। मिसाल के तौर पे पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी को अगर मैं सिंपली बयान करूं तो यूं करूंगा कि पर किलोमीटर कितनी पॉपुलेशन है। अगर आप रेगिस्तान में चले जाएं, वहाँ पर किलोमीटर पॉपुलेशन की तादाद कम है।
अगर आप बीजिंग में चले जाएं, चाइना में चले जाएं, वहाँ पर किलोमीटर पॉपुलेशन की तादाद ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये इसे कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, कि नंबर ऑफ़ पीपल, नंबर ऑफ़ जो पर्सनस हैं पर किलोमीटर कितने हैं। इसी तरह पॉपुलेशन प्रेशर है, पॉपुलेशन प्रेशर। पॉपुलेशन प्रेशर कहते हैं कि जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ती है, पॉपुलेशन का प्रेशर भी बढ़ता है। यानी जब एक जगह पे एक फील्ड है, उस फील्ड के अंदर 20 रैट्स या माउस रहते हैं, वहाँ पे फूड अवेलेबल है, लेकिन अगर वहाँ पे 40 हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे, 80, जिस तरह वहाँ पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनके दरमियान में कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा खुराक के हसूल के लिए। उसे कहते हैं पॉपुलेशन प्रेशर, क्योंकि आबादी बढ़ेगी तो रिसोर्सेज कम हो जाएंगे। तो ये आप लोगों ने इसमें बता देना है। इसी तरह एज फ्रीक्वेंसी है, एज फ्रीक्वेंसी में अब हर मुल्क की अपनी एज फ्रीक्वेंसी होती है। सपोज़ पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जो है यंग लोग जो हैं उनकी परसेंटेज बिलो जो 25 ईयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि नॉर्वे इसी तरह दूसरे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ओल्ड लोगों की परसेंटेज जवान की निस्बत जो यंग लोग हैं उनकी निस्बत से ज़्यादा होती है। तो हर मुल्क की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। कुछ मुल्क ऐसे भी होंगे जिसमें उतने ही इक्वल यंगस्टर होंगे, उतने ही उसमें ओल्ड पीपल होंगे, कुछ में ओल्ड ज़्यादा होंगे, किसी में यंग कम होंगे, किसी में यंग ज़्यादा होंगे तो ओल्ड कम होंगे। तो इसे कहते हैं एज, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी। इसके अलावा पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन प्रेशर, एज, इसके अंदर एज डिस्ट्रीब्यूशन आप इसको अगर कर लें, एज डिस्ट्रीब्यूशन या एज जीन फ्रीक्वेंसी, जीन फ्रीक्वेंसी, जीन फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है डिस्ट्रीब्यूशन, जीन फ्रीक्वेंसी, जीन फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होगा कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में कोई ख़ास तरह का जीन जो है वो कितना पाया जाता है, तो वो आ जाएगा जीन फ्रीक्वेंसी। तो इसके अंदर आप लोगों ने ये चीज़ें बता देनी है, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन प्रेशर, एज डिस्ट्रीब्यूशन, जीन, और इसके अलावा जीन फ्लो भी आता है। जीन फ्लो, जीन फ्लो कहते हैं कि जीन का एक जगह से दूसरी जगह पे दूसरी पॉपुलेशन में ट्रांसफ़र होना। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि यहाँ पे एक माउंटेन है और इस तरफ प्लांट्स लगे हुए हैं, प्लांट्स 1, और इधर लगे हुए हैं प्लांट्स 2। अब प्लांट्स 1 जो है ये आपस में पॉपुलेशन रिप्रोडक्शन कर रहे हैं और ये भी रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पे हवा चलती है तो अगर ये एक का जो पोलन ग्रेन है वो दूसरी पॉपुलेशन में चला जाता है तो ये क्या हुआ कि ये जीन जो है, जीन का फ्लो हो गया एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में, तो ये इसके एट्रीब्यूट्स में आ जाएगा। तो ये हमारे पास पॉपुलेशन आ जाएगी। पॉपुलेशन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट जो लेवल आता है उसको हम लोग कहते हैं कम्युनिटी लेवल, यानी ये इसमें आ जाए। अब कम्युनिटी बिल्कुल सिमिलर सी बात आ जाएगी, उसी चीज़ को आपने फॉलो रखना है कि द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़, द पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़। तो डिफरेंट स्पीशीज़ को जब आप लोग जोड़ते हैं, अटैच करते हैं किसी एक हैबिटेट के अंदर, किसी प्लेस में, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगी कम्युनिटी। तो ये आपने बता दें, जैसे इंसान हैं एक जगह पे मौजूद हैं, कमरे में मौजूद हैं, वो एक पॉपुलेशन है, लेकिन वहाँ पे फ्लाइज भी हैं, वो भी एक पॉपुलेशन है, वहाँ पे बैक्टीरिया भी हैं, वो भी एक पॉपुलेशन है, ठीक है, और मुख्तलिफ जानवर जो हैं वो भी एक पॉपुलेशन। तो सब जब मिल जाते हैं किसी एक जगह पे तो वो बन जाता है कम्युनिटी लेवल बन जाता है। अब कम्युनिटी के अंदर ज़रूरी नहीं होता कि सबकी आबादी एक जैसी हो। कम्युनिटी के अंदर किसी एक जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा हो सकती है, एक स्पीशी की पॉपुलेशन, किसी दूसरी स्पीशी की जो पॉपुलेशन है वो क्या हो सकती है, वो कम हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द बायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स, ज़ाहिर बात है कि एक कम्युनिटी के अंदर हर चीज़ हर एक के लिए साजगार नहीं होती। शहरों के अंदर देख लें, वहाँ पे ह्यूमन की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, काउज़ वगैरह की पॉपुलेशन या दूसरे जानवरों की पॉपुलेशन हो सकता है उससे कम हो। तो एक चीज़ जो है वो पॉपुलेशन जो है वो एक कम्युनिटी के अंदर बराबर नहीं हो सकती, वो डिफरेंट हो सकती हैं। अब कम्युनिटीज़ जो हैं, कम्युनिटीज़ आगे दो तरह की हो सकती हैं। कम्युनिटीज़
कम्युनिटी को हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक को हम लोग कहते हैं सिंपल कम्युनिटी और एक को हम लोग बोलते हैं कम्प्लेक्स कम्युनिटी। सिंपल कम्युनिटी में फ्यू पॉपुलेशंस होंगी और इसके अंदर कॉम्प्लेक्स के अंदर मैनी पॉपुलेशंस हो सकती हैं। अब फ्यू जो सिंपल जो कम्युनिटी होती है, सिंपल कम्युनिटी के अंदर ज़रा सी तब्दीली जो है इट कैन क्रिएट अ हैवक, इट कैन क्रिएट अ ड्रेस्टिक रोल इसमें हो सकता है। सिंपल कम्युनिटी की सर्वाइवेबिलिटी मुश्किल में पड़ सकती है। मिसाल के तौर पे एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर एक जगह है, एक जंगल है, उसके अंदर शेर, वहीं पे हिरन और वहाँ पे ग्रास या घास मौजूद है, तो ये एक पॉपुलेशन या कम्युनिटी बन गई। घास की पॉपुलेशन और हिरन की पॉपुलेशन और शेर की पॉपुलेशन, ये कम्युनिटी बन गई। अब क्या होगा कि जब फ़र्ज़ कर लेते हैं वहाँ पे शेर को हम मार देते हैं। अब शेर मर गए तो कोई बात नहीं, हम कहेंगे कोई बात नहीं, जो है हिरन भी मौजूद है, घास भी मौजूद है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। साथ साथ जो हिरन की जो आबादी है वो बढ़ेगी और ग्रास की जो पॉपुलेशन है वो कम होगी और ग्रास ख़त्म हो जाएगी। अल्टीमेटली हिरन भी जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ज़रा सी जो तब्दीली होती है कम्युनिटी के अंदर, ख़ास तौर पे सिंपल कम्युनिटी के अंदर, वो एक बहुत ही जो ख़तरनाक उसका रिज़ल्ट जो है वो निकल सकता है। तो इसलिए जो सिंपल कम्युनिटी जो होती है उसमें ज़रा सी तब्दीली वो एक ड्रेस्टिक रिज़ल्ट की सूरत में सामने आ सकती है। अब कम्युनिटी जो है, कम्युनिटी के अंदर भी बहुत से एट्रीब्यूट्स हैं, बहुत से एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे पैरासिटिज़म। पैरासिटिज़म एक पॉपुलेशन का दूसरी पॉपुलेशन पे अटैक करना, उससे खुराक हासिल करना और उसको कमज़ोर करना, ये पैरासिटिज़म में आ जाएगा। इसी तरह कमेंसलिज़म है, पढ़ चुके होंगे आप लोग। कमेंसलिज़म एक पॉपुलेशन को फ़ायदा होना और दूसरे को ना फ़ायदा ना नुकसान होना। प्रीडेशन, प्रीडेशन एक पॉपुलेशन का दूसरी पॉपुलेशन पे अटैक करके उनको मार देना और उनसे खुराक हासिल करना, तो ये इसमें आप लोग बता सकते हैं। इसके अलावा कमेंसलिज़म भी हो गया, पैरासिटिज़म, प्रीडेशन। कंपटीशन है, कंपटीशन डिफरेंट पॉपुलेशंस का एक ही खुराक हासिल करने के लिए आपस में मुकाबला करना। टाइगर हैं, लाइन्स हैं, वो एक शान जो उनको खाना चाह रहे हैं, आपस में उनका दरमियान में क्या चीज़ स्टार्ट हो गई, तो कंपटीशन स्टार्ट हो गया। तो बहुत से इसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं वो आप लोग इसमें बता सकते हैं। तो ये जो जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं ये बिकॉज ऑफ कम्युनिटी जो है ये डेवलप हुए हैं। तो ये आप लोगों ने इसके एट्रीब्यूट्स बता देने हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल हमारे पास आ जाएगा, नेक्स्ट लेवल के अंदर हम लोग जो है इसको नेक्स्ट लेवल की तरफ लेके चलते हैं और उसको हम लोग कर लेते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम ये नेक्स्ट लेवल आ जाएगा। अब क्या होगा, इसके अंदर क्या हो जाएगा, कम्युनिटी तो है ही है, कम्युनिटी तो है, लेकिन कम्युनिटी के साथ साथ जब आप लोग उसका एनवायरनमेंट को भी डिस्कस करना शुरू कर दें, नॉन लिविंग पार्ट को भी डिस्कस करना शुरू कर दें, रोशनी को, लाइट को, टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को, वाटर को, तो वो उसके साथ में वो क्या आ जाएगा, वो बन जाएगा इकोसिस्टम बन जाएगा। तो सिर्फ हुआ क्या कि कम्युनिटी के अंदर हमने नॉन लिविंग जो पार्ट्स हैं उसको भी हम लोगों ने जो है ऐड कर लिया, नॉन लिविंग। तो ये आप लोगों ने इसमें बता देना है। और उसके बाद नेक्स्ट लेवल कौन सा आ जाएगा, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर, तो बायोस्फीयर के अंदर आपने क्या बता देना है कि बायोस्फीयर के अंदर दुनिया के जितने भी इकोसिस्टम्स हैं जब उनको आप कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है, द पार्ट ऑफ द अर्थ, पार्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है, इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, साथ साथ द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, उनको भी आप लोगों ने ले आना है। तो भाई दुनिया के तमाम इकोसिस्टम को जमा कर दो तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, वो बायोस्फीयर बन जाएगा। तो ये आप लोगों के आज जो थे ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थे। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से इसको हम लोग लेके चल सकते हैं। डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल मिले तो एटम बना, ठीक है, तो एटम्स मिले तो क्या बना, मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल्स डिफरेंट मिले तो क्या बना, ऑर्गेनल, डिफरेंट ऑर्गेनल्स मिले तो क्या बना, सेल,
सेम सेल मिले तो क्या बना टिश्यू, डिफरेंट टिश्यूज़ मिले तो क्या बना ऑर्गन, डिफरेंट ऑर्गन्स मिले आपस में परफॉर्मिंग द रिलेटेड फंक्शन तो वो बन गया ऑर्गन सिस्टम, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम बने तो बन गया इंडिविजुअल, सेम इंडिविजुअल्स इकट्ठे हो गए स्पीशी के तो वो बन गई पॉपुलेशन, डिफरेंट पॉपुलेशंस इकट्ठी हो गई तो बन गई कम्युनिटी, कम्युनिटी के साथ अगर आप नॉन लिविंग पार्ट भी हासिल कर लें, शामिल कर लें तो वो बन जाएगा इकोसिस्टम, डिफरेंट इकोसिस्टम्स को जमा कर लें तो हमारी पूरी अर्थ में जहाँ जहाँ पे ये लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं प्लस द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स तो वो बन जाएगा हमारे लिए जिसको हम कहेंगे बायोस्फीयर। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो प्लीज स्टे विद अस। थैंक यू वेरी मच।